So, myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi, in collaboration with Vidya Mandir classes. Last lecture we were speaking with respect to this pre-reproductive phases, and the last slide which we had discussed over here, that is with respect to the chromosome number in the gametes as well as the chromosome number with respect to the myocytes. ओके, डिप्लॉयड कंडीशंस को लेके बातें हो रही थी एंड हैप्लॉयड कंडीशंस को लेके। दूसरी बात मैंने ये भी कहा था कि ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, जैसे कि ऑनियन के क्रोमोसोम नंबर्स को पूछा गया रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द मियोसाइट्स और विद रिस्पेक्ट टू द जस्ट जनरल गैमेट्स में कितने होते हैं, हैप्लॉयड कंडीशन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और उनका डिप्लॉयड कंडीशंस क्या हो सकता है। ओके, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस देखो, एक तो उनके तीन चीजें होते हैं। फॉर एग्जांपल ओव्यूल के लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, एंडोस्पर्म को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गैमेट को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, वन पर्टिकुलर प्लांट इज क्रॉस विद द अनदर पर्टिकुलर प्लांट। ओके, और उनके क्रोमोसोम नंबर भी आपको मेंशन किए रहेंगे, उनके पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर मेंशन किए रहेंगे और पूछा रहेगा आप लोगों को उनके एंडोस्पर्म को लेके क्वेश्चंस, या फिर उनके जस्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को लेके या फिर मेगास्पोर मदर सेल्स को लेके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप लोग को बहुत अलर्ट तरीके से काम करना है। बस इतना ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, राइट है ना, ये आपको पता है, यस और नो। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, बाकी जो एंडोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जिनमें से एक मेल गैमेट होता है। ओके, और बाकी के जो डिप्लॉइड कंडीशंस होती है वो पेरेंट मदर से आई रहती है। ठीक है, मैं अभी बढ़ रहा हूँ आगे विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। गैमेट ट्रांसफर को लेके बात कर रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? से यस और नो? सर एनसीईआरटी में ओनियन का क्रोमोसोम नंबर 8 दिया है। एनसीईआरटी में क्रोमोसोम नंबर 8 है ना, तो डू वन थिंग, जस्ट फॉलो योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। वो 8 जो है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशंस? हैप्लॉइड में जस्ट फॉलो योर टेक्स्ट बुक। ओके, मैं आज चेक करके आपको अपडेट करता हूँ, चेक करके आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके, या बाय द वे ये डाउट किसका था? सुमित। सुमित, ओके, आई विल बी अपडेटेड इन द ग्रुप ओनली। ओके, तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि मॉड्यूल में यस जो सर। क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, आ गई सर। ओके, लेट्स सी क्या क्या चीजें आप लोगों ने आंसर की है यहाँ से। ओके, गैमेट ट्रांसफर, द टू टाइप्स ऑफ द गैमेट्स मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर, ये आंसर किसने किया था? नम्रता पांचाल। हाँ, वेरी गुड नम्रता, आपका स्टेटमेंट यहाँ पे एज इट इज प्रूव कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, है कि नहीं? मेल गैमेट को मेहनत लेने पड़ेगी, फीमेल गैमेट बस वेट करने का काम करेंगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउएवर देयर आर फ्यू फंजाई एंड एल्गे आर देयर, बोथ टाइप्स ऑफ द गैमेट्स आर मोटाइल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, खाली रेड एल्गे जो होता है जिसके पास नॉन मोटाइल होता है, सही बात है ना, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, पता है आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है प्लांट किंगडम के समय में, है ना? रेड एल्गे होता है जिसके पास मोटाइल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना ये बात। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अ मीडियम इज नीडेड थ्रू विच द मेल गैमेट इज मूव, सही बात है। ओके, एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो वाटर के थ्रू होता है। अच्छा, ये टेरिडोफाइट को और भी कुछ कहते हैं ना, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? So bryophytes are the first aquatic and pteridophytes are the first terrestrial. टेरेस्ट्रियल, इसके अलावा और कुछ? एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। यस यस यस, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ऐसा बोला गया है उनको। और ये जो फर्न्स होते हैं ये टेरिडोफाइट्स में आते हैं, इसमें भी बहुत तरीके के फर्न्स आप लोग पढ़ते हो, वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न्स आर देयर, पता है तुम लोगों को?
वॉकिंग फर्न्स वगैरह वगैरह जो जस्ट रैंडमली स्प्रेड करते हैं सॉइल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे। ओके सर एंड एडेंटियम। यस एडेम्सिया एंड ऑल। ओके, ध्यान रखना ये सारी बातें आप लोगों को। इसके अलावा ये टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स एंड एल्गे जो है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को याद कर लेना कि इनको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेके क्वेश्चंस टारगेट किए जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म लोग काफी ज्यादा पढ़ते ही ऑलरेडी, क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस्ड होते हैं। ओके, एज कंपेयर टू द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म काफी एडवांस है, लेकिन फिर भी these are initial stages, algae, bryophytes and pteridophytes। तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। और आपके एनसीईआरटी में वो डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स दिए हुए हैं, राइट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स वगैरह है, उसको भी ट्रिगर, आई थिंक प्लांट किंगडम का ही लास्ट पार्ट है शायद, है ना। प्लांट किंगडम आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, याद है, जिसमें आप लोग पढ़ते हो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिसमें स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक को लेके। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आपको सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं। ओके, एवरी एग्जाम्पल्स यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर लेक्चर्स। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, अभी ये पैराग्राफ चल ही रहा है तो इसको बता दिया मैंने। आवाज क्लियर है सबको, राइट? यस। ओके, बीच बीच में यस नहीं बोलते हो ना, फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसा लगता है मेरी स्क्रीन अटक गई है करके। ओके, नेक्स्ट। सर ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं और टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स बोलते हैं ना, प्लांट हाँ, किंगडम। रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम भी कहते हैं और उसको एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि उनको भी वाटर चाहिए होता है टू मूव द गैमेट। ओके, ओके सर। हाँ, आपको पढ़ने मिलेगा, कुछ कुछ बुक्स ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली कि दीज आर आल्सो द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम करके, क्योंकि जस्ट वो लोग गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए वाटर का मीडियम यूज करते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से ट्रिगर होते हैं इसलिए क्वेश्चंस। ओके, ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है माइंड में। Coming to the next part over here, in flower bearing plants like pollen grains carrying the male gametes, ये सिंपल सी बात है, इनमें आप लोग कम से कम 8 से 10 टाइप ऑफ पॉलिनेशन एक्टिविटी पढ़ोगे, जिसमें वो जूफिली, एनिमोफिली, ये सारी बातें उसमें आएगी, मलाइकोफिली, फिर मर्मैकोफिली, ऐसे सारे टर्म्स आएंगे। और भी कुछ पता है आप लोगों को, लाइक हाइड्रोफिली इज देयर, उसके बाद ऑर्निथोफिली इज देयर, है ना, मेनी थिंग्स आर देयर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, कुछ जगह पे हमको इंसेक्ट चाहिए रहते हैं, कुछ जगह पे हमको डायरेक्टली एनिमल्स के थ्रू काम हो जाता है, या फिर बाकी का नेचुरल एक्टिविटी जो है लाइक वाटर, विंड एंड ऑल, इसके थ्रू हो जाता है। लेकिन अगर बाकी सारी नेचुरल एक्टिविटी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो प्लांट्स दिखाते हैं। ओके, लाइक जैसे कि ऑफरिस की बात करें तो उसमें जो ऑर्किड जो फ्लावर होता है वो फीमेल के जैसे अपीयर करती है ना, जो फ्लावर होता है, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो फीमेल के जैसे अपीयर करती है, और जो मेल होता है वो लाइक यू कैन से फीमेल फ्लावर के ऊपर आके बैठ जाता है। इट्स लाइक अ सूडो कॉपुलेशन, है ना, जिसके थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल होते हैं। तो ऑफरिस आपको ध्यान में रखना है। ओके, बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, आप जैसे जैसे अभी चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। रिप्रोडक्शन यूनिट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, खास करके पॉलिनेशन, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिर द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द स्टिग्मा, ये बात तो सही है। ओके, पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होते हैं, दिस आर कंसिडर एज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेट। ध्यान रखना वर्ड मैंने क्या यूज किया है, पार्शियली। ओके, पता है क्यों, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट? Any idea? नहीं? Sir, can you repeat? Why the pollen grains are called as a partially developed male gametophyte? What is the reason behind it? Sir, pollen grains के अंदर 2 male gametes होते हैं ना? हाँ, पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। गुड, जिसमें से एक रहता है, वो पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर जाते हैं इसीलिए। हाँ देखो सिंपल सी बात है, जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो, हाँ वो मोटाइल नहीं होते, बात सही है, उनको कैरी करना होता है। अभी कैरी करने के लिए तो बहुत सारे एजेंट्स के बारे में बात हो चुकी है। फिलहाल जैसे कि पोलन ग्रेन नॉर्मली इतने ही साइज का है, मान लो ये अभी इसके मैं सेंटीमीटर में बताता हूँ, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है ना, किसके ऊपर आके गिरा है, स्टिग्मा के ऊपर। अब पोलन ग्रेन
में से जो ट्यूब जर्मिनेट होती है वो काफी बड़ी होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, राइट? पोलन ट्यूब फॉर्म करना और फिर उसको स्टाइल से होते हुए आगे लेके जाना, है कि नहीं? ये लेंदी प्रोसीजर। तो इतना सारा उसके अंदर इनटेक आता कहाँ से? सोचने की बात है ना। तो वो जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा के ऊपर जो शुगरी फ्लूइड होता है, आपको पता है देयर इज सम गैप्स, देयर आर सम गैप्स प्रेजेंट ऑन द पोलन ग्रेन्स, जिसको हम इंटाइन कहते हैं, जहाँ पे एक्साइन नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, तो वो इंटाइन के थ्रू जो भी शुगरी फ्लूइड होता है वो पोलन ग्रेन के अंदर चले जाता है और पोलन ग्रेन अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? और उसके बाद इंक्रीज होने के बाद जहाँ पे इंटाइन वाला जो एरिया रहता है, जहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं होते, उस एरिया को हम लोग जर्म पोर कहते हैं, है ना? थ्रू दैट जर्म पोर द पोलन ट्यूब स्टार्ट जर्मिनेटिंग इनटू द स्टाइल ऑफ द फीमेल मींस दैट पर्टिकुलर फ्लावर। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो पूरा डेवलप कब हो जाता है? जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है। नाउ यू अंडरस्टूड द प्रोसेस? Yes, sir. ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियली डेवलप्ड? ओके, क्योंकि आधा ऑलरेडी वो डेवलप रहता है और आधा के स्टिग्मा के ऊपर जब गिरता है तब जाके डेवलप होता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये फिर से हम लोग पढ़ेंगे इन द कमिंग चैप्टर्स। ओके, अब बात करते हैं इन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। ओके, लाइक मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल। ये बात तो सही है, राइट? देयरफॉर द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द गैमेट ट्रांसफर। ये बात एब्सोल्युटली फाइन है, एग्री करते हो? यस और नो? नेक्स्ट, Yes, many sir. organisms, yes, many organisms have copulatory organs, okay, to transfer the male gamete. Coming together of the gametes is essential for the fertilization in sexual reproduction. यहाँ पे copulatory का मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। कॉपुलेटरी या फिर कॉप्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। लाइक अभी हम लोगों ने बात किया था सूडो कॉपुलेशन यानी फॉल्स रिप्रोडक्शन टाइप। ओके, सूडो यानी फॉल्स रिप्रोडक्शन। ओके, बढ़ रहा हूं आगे फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोल दिया दिमाग में एक ये बंदा आ ही जाता है, यस और नो? क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ, अब ये ध्यान रखना कि इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। आप देख लो यहाँ पे सिनगैमी, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का कोई एग्जांपल दे सकते हो? बहुत सिंपल है, एक ही एग्जांपल दे दो। Frogs. वेरी गुड, देखो सबका एक ही कॉमन आंसर निकल गया। ओके, चलो देखो एक्सटर्नल सिनगैमी को लेके बात करते हैं। गैमेटिक फ्यूजन, ओके, occurs in the external medium like water outside the body of the organism, okay, whereas here inside the body of the organism. Okay, next, organism have great synchrony between the sexes, whereas over here egg form होगा inside the female body, है ना? प्रोसीजर चलेगी, काफी लंबी प्रोसीजर चलेगी। फिर मेल गैमेट जो मोटाइल होगा वो आएगा। फिर हायर प्लांट्स में बात करें तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। फिर उनको कैरी करने के लिए सिनेरियो होगा, फ्लावर को एडेप्टेशन करने पड़ेंगे, है कि नहीं? विंड पॉलिनेशन करना है तो इसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फ्लावर का एंथर कैसा होना चाहिए? कोई बता सकता है बेसिक सा आंसर? विंड पॉलिनेशन करना है तो पेटल्स थोड़े से रेड्यूस फॉर्म में होने चाहिए, एंथर एकदम बहुत ज्यादा नंबर में चाहिए। ओके, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? तो फेदरी चाहिए, ताकि इतने सारे जब पोलन उड़ के आएंगे तो किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना। दीज आर द मॉडिफिकेशंस। ओके, कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं जो लाइक इंसेक्ट पॉलिनेशन वगैरह होते हैं तो उनके पास नेक्टर होना चाहिए, नेक्टर गाइड होना चाहिए। नेक्टर गाइड का मतलब जब वो इंसेक्ट फ्लावर के पास आएगा तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटर करना है क्योंकि नेक्टर वहां पे प्रेजेंट है, और उसी के थ्रू फ्लावर का पॉलिनेशन भी हो जाता है। तो ऐसे करके कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, मतलब फ्लावर ने खुद में मॉडिफिकेशंस किए रहते हैं ताकि पॉलिनेशन में कोई तकलीफ ना हो। Coming to the next part over here, organism release a large number of gametes into the surrounding medium. Large number of the gametes, ये भी बात ध्यान में रखना। ओके, फिर in order to enhance the chances of syngamy, मतलब सिनगैमी करना है इसलिए गैमेट्स भी लार्ज नंबर में रिलीज करने हैं। फीमेल को देखोगे आप, फ्रॉक में बात करें तो काफी सारे अमाउंट में एग रिलीज करती है ना? whereas at the same time the sperms will also be released from the male frog. Okay, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, the number of the sperm produced is very large. There is a significant reduction in the number of the egg produced. ये पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर मैं ह्यूमन बीन्स की बात करूं, ओके, ह्यूमन बीन्स को लेके बात करूं तो ह्यूमन बीन्स में जो फीमेल होती है, जब वो एम्ब्रियो होती है तब उसको मदर क्या करती है, कुछ फॉलिकल्स दे देती है,
बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? क्लियर हो रहा है मैंने क्या कहा? मदर, inside the womb of the mother the female fetus is developing. ओके, तो ये अलग से ही प्रोसीजर है, इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल फीटस को मदर ने कुछ फॉलिकल्स दे दिए। ये फॉलिकल्स जो होते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स ही अराउंड 6 लाख के आसपास होते हैं। ओके, तो ये जाके डेवलप्ड होते हैं और फिर ये कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड ऑल। अभी ये जो नंबर लिखा है ये कुछ और है, जो रिमेनिंग रहते हैं वो कम से कम 50,000 के आसपास ही रहते हैं। इनमें से भी कुछ फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं जब तक प्यूबर्टी वगैरह अटेंड होती है, ऐसी सारी बातें हैं। ओके, फिर तब जाके अभी मान लो प्यूबर्टी वगैरह अटेंड कर लिया है, फीमेल है स्टार्ट डेवलपिंग द एग। डेवलपिंग द एग का मतलब होता है एफएसएच हार्मोन का एक्ट करना, एफएसएच हार्मोन का एक्ट करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ओके, और इसी की वजह से फॉलिकल्स डेवलप होने लगते हैं, एग खास करके। मान लो अगर एफएसएच हार्मोन जो है वो 10 फॉलिकल के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन मैच्योर तो एक ही हो रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? every menstrual cycle will release only one egg अगर fertilization process नहीं हुई तो। ओके, copulation वाली activity नहीं हुई तो the next menstrual cycle when occurs that particular egg has to be released out of the body, है ना? तो वो एक ही मैच्योर होता है। स्टार्ट भले मैच्योरेशन भले 5 जन करे या 10 जन करे, लेकिन मैच्योर एक ही को होना है, तो बाकी क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। ओके, दे विल रिमेन एज अ नॉन फंक्शनल। क्लियर होना है, या फिर दे विल डिसइंटीग्रेट इनटू द बॉडी। लेकिन फाइनली एक ही मैच्योर होना है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे 2 मैच्योर हो जाते हैं या फिर 2 एग रिलीज होते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेपरेट सेपरेट ओवरी एक एक एग को रिलीज करती है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 डिफरेंट ओवरी मींस फंक्शंस एट द सेम टाइम, एट ए टाइम एक ही ओवरी काम करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी देखने मिलता है कि दोनों ओवरी एट ए टाइम काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है इसका मीनिंग ही ये है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। क्लियर हो रही है बातें? नेक्स्ट, मेल स्पर्म्स को लेके ये, हाँ अरे ये तो उड़ गया। मेल स्पर्म्स को लेके ये सारी बातें नहीं होती, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिटर्न आ गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, डिसएडवांटेजेस। Offsprings are extremely vulnerable to predators, restricting their survival up to the adulthood. इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा है, सर्वाइवल के हाँ, चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई आके मान लो कोई फ्रॉग ने ऐसे जगह पे ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कॉपुलेशन वाली एक्टिविटी की, गैमेट्स रिलीज किए जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी मछलियां वगैरह हैं। ओके, अब उनको क्या खाना वगैरह मुफ्त में मिल गया, वो लोग ने उनको डाइजेस्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? ऐसे सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। या फिर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है तो जिसकी वजह से सारी चीजें बह गए डायरेक्टली, ये भी ऐसे पॉसिबिलिटी है। या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस आल्सो मैटर। ओके, वेयरएज ओवर हियर See, vulnerability decreases as offsprings are inside the female body. ये बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ पे। ओके, नाउ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एल्गे, फिशेस, एम्फीबियंस एंड ऑल। फिशेस भी ऐसे ही होते हैं, है ना? रहते कई और है, जाते कई और है, एग ले करने के लिए, उसके बाद एग लेइंग वगैरह करने के बाद वो लोग डेड हो जाते हैं। कुछ ऐसे फिशेस हैं जो आपको देखने मिलते हैं, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर जाते हैं, या फिर सॉल्ट वाटर से होके हुए फ्रेश वाटर्स में आते हैं। ये सारी बातें आपको एनिमल किंगडम में डिस्कस की गई है। ओके, नेक्स्ट, फंजाई की बात करें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर द एग्जांपल्स ओवर हियर। ओके, अभी ये 3 छोड़ ही दोगे तो बाकी जितने बच्चे सब इसी में ही आ जाते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ओके, जहाँ पे जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस को लेके बात करनी है। सी, इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड एज अ फोर्थ फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अभी मुझे बताओ, जाइगोट फॉर्म हो चुका है तो इसको डेवलप्ड होना पड़ेगा, सही बात है। तो डेवलप्ड होने वाला जो सिनारियो है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब डिप्लॉयड जाइगोट है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, क्योंकि हैप्लॉयड प्लस हैप्लॉयड होके जाके ये डिप्लॉयड बना हुआ है। इसमें अभी मुझे लगता नहीं है ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ओके, नाउ सी, जाइगोट के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो ये पर्पल लाइन बता रही है। ओके, क्या बोलती है? इट इज द कनेक्टिंग लिंक, है ना, बिटवीन द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सही बात है कि नहीं? ये एक पेरेंट है, ठीक है, इन दोनों ने एक जाइगोट बनाया, ये आगे जाके एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। अब ये बंदा जो है आगे जाके जब मतलब एक और आएगा पेरेंट, बट ऑब्वियसली बात है वन मोर पर्सन टेक, ओके, तो उनके जो गैमेट्स बनेंगे
ओके तो ये लोग भी फ्यूज करेंगे, तो अब ये क्या हो गया जाइगोट, दिस बिकम्स द कनेक्टिंग लिंक, सही बात है ना, बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन टू द, क्योंकि ये जाइगोट अगर डेवलप नहीं होगा तो ये इंडिविजुअल्स बनेंगे नहीं, और ये इंडिविजुअल्स बनेंगे नहीं तो ये लोग जाइगोट फॉर्मेशंस वगैरह कैसे करेंगे, मतलब बाकी की एक्टिविटी तुम समझ ही गए रहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ओके द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, सिंपल सी बात है। ओके whereas internal fertilization zygote is formed inside the body of the female, okay that is the womb, हम लोग बात करते हैं नॉर्मली। लाइफ साइकिल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यही है वो सिनारियो जिसको आपको थोड़ा सा समझना है, ये मैंने इस चैप्टर में इंक्लूड किया है जानबूझ के। ओके अब आज का लेक्चर जब वीडियो अपलोड होगा, ये पार्ट अभी कितना टाइम हो रहा है, आई थिंक वी कैन प्रोसीड राइट, है ना, अभी तो खाली 10:36 हो रहे हैं, ठीक है बढ़ सकते हैं आगे। ये जो टॉपिक चल रहा है अभी स्क्रीन पे, जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो आप लोग इसको फिर से सुनोगे, ठीक है, क्लियर है सबको, क्योंकि Yes. हाँ रीजन बताता हूँ, रीजन मैंने ऑलरेडी कहा था, अभी फिर से बताता हूँ, मैंने कहा था हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके तो यहाँ पे आपको एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन को समझना है, इसके अंदर जो जो पॉइंट लिखा है सारे पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी हो जाएंगे। ओके क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग की गलती हो ही नहीं सकती, यहाँ पे एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आप लोगों को, डायग्राम तो एनसीईआरटी के ही फॉलो करने, मैंने वही डायग्राम यहाँ पे भी रखे हैं। ओके तो हैप्लॉन्टिक को लेके बात करते हैं, सी multicellular stage is haploid for organisms with haplontic life cycle। जो देखो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो भी हैप्लॉइड ही होता है, ये ध्यान रखना है, बस बेसिक सी बात है। ओके ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड इन नेचर एंड गिविंग राइज टू द हैप्लॉइड इंडिविजुअल ओनली। ओके एग्जांपल देखे रखे हैं, देखो जैसे कि फंजाई, सम ग्रीन एल्गे, अब ग्रीन एल्गे सम बोला है तो इसके एग्जांपल्स देख लो यार, वॉलवॉक्स पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमेडोमोनास। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, वॉलवॉक्स पायरोगायरा एंड क्लाइमेडोमोनास, ये आपको ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन एल्गे, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर स्टेज हैप्लॉइड होगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इन दिस केस एज सुन एज द डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड, डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है कैसे, देखो हैप्लॉइड इंडिविजुअल आया, दूसरा हैप्लॉइड इंडिविजुअल आया, दोनों ने फ्यूज किया, जाइगोट बनाया, जाइगोट रुकेगा नहीं, क्यों पता है, इसको मियोसिस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस जिसको कहते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मियोसिस कर दिया, इसको स्पोर्स मिल जाएंगे, मतलब हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे, क्लियर हो रहा है, एंड दिस विल बी डेवलप्ड, एकदम क्लियर है, ओके एकदम क्लियर है ना ये, हाँ Yes, sir. बस ध्यान रखना, हैप्लॉइड वाला बंदा हैप्लॉइड इंडिविजुअल दे रहा है, मतलब जाइगोट जब फॉर्म करेगा तब उसके अंदर मियोसिस होगा, ओके इसको जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट undergo meiosis to produce a haploid spores inside the structure called as a sporangia। ओके जैसे कि आप फंजाई में पढ़ते हैं, फ्लोटिंग बॉडी फॉर्म्ड होती है जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं, उसी के अंदर स्पोरेंजिया फॉर्मेशंस होते हैं। ओके नेक्स्ट स्पोरेंजियम जो होते हैं सिंगुलर स्ट्रक्चर। ओके spores can be distinguished from the gametes not by how they are produced but based on what they do afterwards। spores grow गैमेट फ्यूज, ये बात समझ लो, स्पोर्स जो होते हैं वो सीधा ग्रो कर जाते हैं, लेकिन गैमेट जो होते हैं उनको फ्यूज होना पड़ता है। अगर देखो स्पोर्स डेवलप्ड हो रहे हैं, देखो मान लो अगर स्पोर रिलीज हुआ तो स्पोर जब माइसीलिया वगैरह बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी वगैरह बनाएगा, ऐसे बनाएगा, या फिर अगर मैं इसकी बात करूं, मॉस को लेके बात करूं, जहाँ पे आप एग्जांपल पढ़ते हो फंस, तो फंस में क्या होता है, आपको स्पोरोफाइटिक प्लस गैमेटोफाइटिक बॉडी देखने मिलती है, सही बात है, क्लियर है, स्पोरोफाइटिक बॉडी एंड द गैमेटोफाइटिक Yes, बॉडी देखने sir. मिलती है ना। तो जब स्पोर्स रिलीज होंगे तो स्पोरोफाइटिक बॉडी जो बनाने की कोशिश करेगा, या फिर जो आप लोग बोलते हो ना, जो स्पोरोफाइटिक बॉडी बनेगी दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर ओनली। ओके लेकिन जब गैमेट फ्यूज होते हैं, डिप्लॉयड बनता है स्ट्रक्चर, जब वो सिनेरियो बनता है दैट इट विल बी लाइक डिप्लॉयड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। कभी कभी ऐसा भी है कि मेल स्पोर रिलीज हुआ एंड द फीमेल स्पोर रिलीज हुआ, वो भी इंडिविजुअली, लाइक प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं इसको, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रोटोनीमा स्टेज सुना है मॉस में, प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा में क्या होता है, तो स्पोर्स डायरेक्टली ग्रोज दे, ऐसे बर्ड लाइक सिनेरियोस आपको देखने मिलते हैं, और यही बर्ड आगे जाके गैमेटोफाइट फॉर्म कर लेते हैं। ओके और इन्हीं गैमेटोफाइट के ऊपर इंडिविजुअल्स लाइक स्पोरोफाइटिक डेवलप होने लगते हैं, एंड स्पोरोफाइटिक्स डिपेंडिंग ऑन द गैमेटोफाइट फॉर द फूड एंड नरिशमेंट। ओके ये आप लोगों ने सारी बातें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, दिस स्पोर्स देन ग्रो बाय माइटोसिस। और स्पोर्स है सीधा सीधा माइटोसिस करते जाएंगे, बनते जाएंगे, सिनेरियो खत्म हो चुका है। ओके
और हैप्लॉइड इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। अगर फंजाई की बात करें, उनके अंदर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई भी होते हैं, जैसे कि जनरली दो बातें करें तो लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई, जिनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट वगैरह होता है। ओके, सेप्टा प्रेजेंट होगा हायर फंजाई में, सेप्टा एब्सेंट होगा लोअर फंजाई में। उसके अकॉर्डिंगली अगर सेल्स देखोगे तो वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर सेप्टेड नहीं रहेगा तो ए सेप्टेड बोलोगे। ओके, और ए सेप्टेड रहेगा तो सारे सेल्स एक ही, मतलब सारे जो माइटोसिस हो रहे हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपको देखने मिलेंगे। ये भी एक सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल है। जस्ट रिलेट करते जाना है और कुछ नहीं। आपने जितनी सारी बातें सीखी है सब रिलेट करते जाओ बस। ओके, दिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स बाय माइटोसिस, ये भी आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, इन दिस लाइफ साइकिल ऑल द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिकल, ओके, टू ईच अदर एंड द पेरेंट आल्सो। और कुछ इसमें है पॉइंट, बाद में तो पता है जाइगोट बनेगा, जाइगोट मियोसिस करेगा और बनेगा बाकी सारे इंडिविजुअल्स। ओके, द लाइफ साइकिल ऑफ द डायग्राम इज अलोन। हाँ, यहाँ पे पूरे लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज क्या हुई? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये ऐसे भी पूछते हैं। चलो बताओ, पूरे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज क्या हुई? Zygote formation. हाँ, zygote. यस यस। अब देखो बेटा, अगर मेजोरिटी सिनेरियो आप लोगों को डिप्लॉयड देखने मिलता है तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख के कहलाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक डायग्राम मैंने रखा है, देख लो यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है? देखो, सिनगैमी हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट ही डिप्लॉयड है, फिर उसमें मियोसिस हो जाता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। these haploid cells will develop further to form the gametophyte stage and gametophytes are haploid in nature क्योंकि individually spores will be survive together। अभी ये स्पोर हम लोग जैसे कि फंजाई में पॉजिटिव स्ट्रेन भी कहा जाता है, नेगेटिव स्ट्रेन कहा जाता है, याद है? एस्कोमाइसिटिस आप लोगों ने पढ़ा है। पॉजिटिव स्ट्रेन एंड द नेगेटिव स्ट्रेन mycelia will come together या फिर hypha will come together and they will fuse and the further development will take place। एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा है पेनिसिलियम नोटाटम। ओके, और फिर गैमेटोजेनेसिस वगैरह हुआ और सिनगैमी वगैरह होके जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। डन? इजी है ना? डायग्राम तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, डिप्लॉन्टिक को लेके बात करते हैं। 5 मिनट है, टाइमर लग चुका है स्क्रीन पे। मल्टी सेलुलर स्टेज इज डिप्लॉयड। प्रीवियस केस में मल्टी सेलुलर स्टेज कैसा था? हैप्लॉइड। अब कैसा है? डिप्लॉयड। तो एक बात तो दिमाग में क्लिक कर लो कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाएगा। आई थिंक डिप्लॉन्टिक है ना, डिप्लॉयड इंडिविजुअली बनना चाहिए यहाँ पे। यस, डिप्लॉयड इंडिविजुअली बनेगा। नाउ सी, हैव द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बिकॉज द मल्टीसेलुलर स्टेज इज डिप्लॉयड। ओके, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल है ये, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा है। ओके, एल्गे विच एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्लैडोफोरा। फिर अच्छा, ये पूरा नाम है क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा। आप लोगों को पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली क्लैडोफोरा भी याद रख लोगे काम हो जाएगा। ओके, एसिटाबुलारिया। एसिटाबुलारिया ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है? एनी आइडिया? एसिटाबुलारिया अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बेटा, ऐसे। देखा है? नहीं देखा है या देखा है? ऐसे अम्ब्रेला लाइक दिखता है। हाँ बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. यूनिसेलुलर होता है, ग्रीन होता है, ये ध्यान रखना। ओके, फ्यूकस इज देयर। फ्यूकस किसका एग्जांपल है? ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे और ग्रीन एल्गे। एनी आइडिया फ्यूकस किसका एग्जांपल है? देखो बेटा, आप लोग ये आज के लेक्चर से एक बात गार्ड बांध लो, एनसीईआरटी है आपके पास, घर पे बैठे हो, एनसीईआरटी के डायग्राम को बनाना चालू करो और उसको प्रैक्टिस करो, लेबलिंग को भी प्रैक्टिस करो। देखो कौन सी कैटेगरी किस नाम के अंदर जा रही है। ओके, कौन सा डायग्राम बिलोंग कर रहा है कौन से पर्टिकुलर एल्गे में। समझ में आ रही है बात? ये पक्का कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं यार। मैंने ऑलरेडी कहा है, डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बनेगा, थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बनेगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेके क्वेश्चंस बनेगा। ओके, कैरा का डायग्राम है आपके पास, बहुत सारे गैमेट्स को लेके डायग्राम्स दिए हुए हैं इसी चैप्टर में। ओके, करो इसको। जिम्नोस्पर्म्स आर देयर, एंजियोस्पर्म्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट, जाइगोट ग्रो बाय माइटोसिस इनटू अ डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले वाले केस में क्या था? हैप्लॉयड इंडिविजुअल था, दूसरा हैप्लॉयड आ रहा था, दोनों फ्यूज हो रहे थे, डिप्लॉयड इंडिविजुअल कर रहे थे, लेकिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो मियोसिस आएगा। अब क्या हो रहा है? डिप्लॉन्टिक बंदा है,
ये भी डिप्लॉन्टिक बनता है, ये हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा, ये भी हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा, दोनों फ्यूज होकर डिप्लॉइड बनाएंगे और यही डिप्लॉइड बंडा सीधा सीधा ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगी, माइटोसिस होगी। एनी आइडिया अभी ये सारी बातों को लेके, मतलब कोई कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर है? No. Yes. है ना? ऐसे लिखो साइड में ना, लिखने का n + n = 2n। ओके, हैप्लॉन्टिक है, ये सिंपल सा मियोसिस करेगा, डिप्लॉन्टिक है, सीधा सीधा ग्रो कर जाएगा। ओके, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के लिए हनी बी एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, आप वो ध्यान में रख लेना। ठीक है, हनी बी इज द बेस्ट एग्जांपल, आप लोगों को स्टडी करने मिलेगा। Now, part of the multicellular organism undergo meiosis to produce haploid cells। अभी देखो haploid cells जिसको हम लोग गैमेट्स कहते हैं, अभी ये बंदा जो डिप्लॉयड है ये तो meiosis करेगा, सिंपल सी बात है, लॉजिक है कि नहीं? अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। यहाँ पे जो लिखा है कि ये गैमेट बनाने के लिए meiosis करता है, क्या ये लोग माइटोसिस करेंगे? गैमेट फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस meiosis दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मैंने पहले भी पूछा था। Yes, Yes, sir. sir. क्यों चाहिए? बैकअप के लिए चाहिए ना। पहले बहुत सारे देखो, बहुत सिंपल तरीके से बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ये क्लियर कर देता हूँ। एक सेल जो होता है ना, जो गैमेट बनाने वाला रहता है, उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ओके, और जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो रहता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। सही बात है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिप्लॉयड इन नेचर होता है। ये करेगा माइटोसिस। माइटोसिस करके क्या मिलेगा इसको? दो और सेल्स मिलेंगे, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। इसको हम लोग कहते हैं ए एंड बी सेल्स। ए सेल जो रहता है ना, ये खाली डिप्लॉयड सेल्स बनाने का काम करेगा, मतलब ये माइटोसिस करने का काम करेगा। और जो बी सेल रहता है ना, वो मियोसिस करने का काम करेगा। तो मियोसिस में क्या होता है, 2 सेल्स बनेंगे, फिर एक और मियोसिस होगा, ओके, और 4 सेल्स मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ये बनेंगे आपके गैमेट्स और ये बनेंगे आपके डिप्लॉयड सेल्स। क्लियर है एकदम से? ओके, Yes, sir. हाँ, ये रेडी होना चाहिए। जर्मिनल एपिथेलियल मतलब डिप्लॉयड सेल्स बनने चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो एक ही सेल होगा और बंदे ने ये प्रोसीजर कर दी और गैमेट्स रिलीज कर दिए, अब नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए इसके पास बचे ही नहीं, मतलब जर्मिनल एपिथेलियल जैसे डिप्लॉयड सेल्स बचे ही नहीं, तो ये गैमेट्स कैसे बनाएगा बंदा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये बैकअप प्रोसेस चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना, ये एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्या है ये? स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान रखना, बहुत सिंपल से तरीके से बता दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस, 1 cell has given rise to the 4 cells over here, spermatids। ओके, शॉर्टकट में बताया लेकिन बता दिया पूरा। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो जो मैंने नहीं बताया अभी तक। बढ़ेंगे आगे, ठीक है? कितना है? लेस देन 1 मिनट। बिकॉज ऑफ सी गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द meiosis in the life cycle, each gamete is unique, this is also ओके, meiosis वगैरह वही सारी बातें हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ। अरे यार, बहुत सारा लिख दिया उधर। सीधा